नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चमोली से खबर आ रही है। बता दें आपको कि तपोवन टनल में लगातार रेस्क्यू जारी है। पहली टनल से दूसरी टनल में ड्रिलिंग की जा रही है। तपोवन टनल के अंदर पहुंचने का रास्ता बनाया जा रहा है। अब ड्रिलिंग कर दूसरी टनल तक पहुंचने का रास्ता बनाया जा रहा है। 170 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 34 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ की टीम यानी कि पहली टनल से सेफ्टी टनल में ड्रिलिंग कर नए तरीके से रेस्क्यू को अंजाम देने की कवायद शुरू हो चुकी है। टनल के अंदर अब ड्रिल की जा रही है और जिससे जल्द से जल्द तपोवन टनल के अंदर फंसे हुए 30 से 35 लोगों तक पहुंचा जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। टनल से लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि टीम को थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। ड्रिलिंग की जा रही है। ड्रिलिंग कर दूसरी टनल तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है और 170 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि अभी भी लापता है। 34 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। तपोवन टनल के अंदर लगातार रेस्क्यू जारी है। काफी वक्त हो चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभिषेक आगे की जानकारी देंगे। अभिषेक, ये बताया जा रहा है कि एक टनल से दूसरी टनल तक पहुंचने की कोशिश जारी है। कितनी सफलता टीम को मिल पा रही है? फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, पहले तो इतवार को ये घटना घटने के बाद से ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन निरंतर जारी है। 4 दिनों से टीम यहाँ पर टनल के पीछे पड़ी हुई थी टनल को खोलने के लिए, पर जब टीम थक हार गई है तो अब उस टनल को खोलने का प्रयास जो है वो बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ से टनल में घुसने का प्रयास किया जा रहा है और वहां पर अब टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हालांकि मलबा वहां पर भी काफी ज्यादा है। एक बुलडोजर की सहायता से मलबा हटाया जा रहा है और लोगों के अंदर फंसे होने की संभावना पूरी जताई जा रही है। और अब जो पीड़ित हैं उनके परिवार वालों का तांता जो है वो उस टनल के आगे लग गया है जी। वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको अब जो उम्मीद थी कि हो सकता है उनके परिजन अंदर जिंदा हो, वो उम्मीद अब कहीं ना कहीं टूटती दिखाई दे रही है। क्योंकि 4 दिन हो गए हैं लोगों को ना टनल के अंदर भोजन मिल पाया है, ना पानी मिल पाया है। वो पता नहीं किस स्थिति में है, इसका अनुमान लगाना भी बेहद ही मुश्किल है। हालांकि कई नेता प्रतिनेताओं का जो जमावड़ा था वो लगा रहा घटना स्थलों पर, और अब लोग बोल रहे हैं कि नेता तो आकर के चले गए पर उनके जो अपने बिछड़े थे उनका कोई पता ठिकाना नहीं है। इसकी वजह से जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि अभी तक 35 डेड बॉडियां जो है वो बरामद कर ली गई हैं और टनल पर रेस्क्यू ऑपरेशन निरंतर जारी है। अभिषेक, इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ड्रिलिंग से रास्ता बनाया जा रहा है टनल तक पहुंचने के लिए, और तो क्या रास्ता बनाया जा चुका है? सफलता मिली है क्या टीम को, या फिर अभी भी मुश्किल हो रही है उन लोगों को? जी बिल्कुल, ड्रिल से रास्ता बनाया जा रहा है। हालांकि ड्रिल से खोदा जा रहा है टनल को दूसरी साइड से, पर अभी तक रास्ता बन नहीं पाया है। रास्ता बनाने में अभी भी लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। और एक बड़ी अपडेट और दे दें कि निर्मला बेबी रानी मौर्य और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल दोनों ही घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। घटना स्थल का दोनों ही जायजा ले रहे हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। 2017 से पहले इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का कहीं कोई अस्तित्व नहीं होता था। मेरे बहुत पुराने मित्र जो यहाँ पर विगत 30 वर्षों से या पहले से काफी समय से जो प्रेस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो भी कहते थे कि महाराज जी आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिल गया, ये भी कोई विभाग है। लेकिन आज जिस समय लगभग 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनाई है और पहचान वो काम करके बनाई है। मेरे को याद है कि 17 तारीख को हम सब लोगों ने शपथ दी थी और 22 तारीख को विभाग आवंटित किए गए थे। मेरे को 1 सप्ताह तक पत्रकार मित्रों ने केवल ये पूछा था कि ये भ्रष्टाचार है, ये लूट है, यहाँ पर काम नहीं हो रहा, ये व्यक्ति बहुत बड़ा है। और 1 हफ्ते के बाद जब मैंने उनसे निवेदन किया और हम सब लोगों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे से अगर आप ये पूछते थे कितने लोगों को रोजगार आएगा, कितनी इंडस्ट्री रहेंगी, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, तो और अच्छा होता है। मैं इस बात के लिए अपने पत्रकार मित्रों की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे उस निवेदन को माना और उस निवेदन को मानते हुए आज जो इंडस्ट्री का एक असली स्वरूप जनता के बीच में जाना चाहिए था, वो जो शुरुआत हुई इन्वेस्टर समिट से 21 और 22 फरवरी 2018 से, उसको आगे बढ़ाने का काम आप सब लोगों के मेरे सहयोग से और प्रदेश के हित में आप सब ने किया। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए जिसके कारण एक पारदर्शिता आई,
हम सबको मालूम है कि नोएडा हो चाहे यूपी सीडा हो, पहले जिसको यूपीएसआईडीसी कहते थे, कॉर्पोरेशन से हमने उसको अथॉरिटी बनाया। जो इन पदों के ऊपर जमे हुए लोग थे, जिस विभाग में जिस अथॉरिटी में जम गए भर्ती हो गए, उसमें अपनी सारी उम्र काट देते थे, 25-25, 30-30 साल, 35-35 साल, वहीं भर्ती हुए वहीं रिटायर हो। हमने सेंट्रलाइज सेवा का निर्णय लिया और सारी अथॉरिटीज को जिस प्रकार से डेवलपमेंट अथॉरिटीज में सेंट्रलाइज सेवा के माध्यम से एक दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है, हमने उस बात को किया। उससे जो जमे हुए लोग थे उनको इस बात का पता चला कि नहीं, अब दूसरे जगह भी जाकर काम करना पड़ेगा, तो एक पारदर्शिता ही काम करने में। चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते। तपोवन जायजा लेने पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। हेलीकॉप्टर के माध्यम से तपोवन पहुंची राज्यपाल। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी साथ में मौजूद रहे और दोपहर 2 बजे बता दें कि हेलीपैड से देहरादून के लिए रवाना होंगे। तो राज्यपाल पहुंची तपोवन, हालातों का जायजा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी साथ में मौजूद रहे और दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है कि हेलीपैड से देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। तो हालात किस तरीके से फिलहाल बने हुए हैं, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन कितना आगे बढ़ा है, जानकारी इसकी लेने के लिए राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे हैं। अभिषेक ज्यादा जानकारी देंगे आगे की। अभिषेक, राज्यपाल का दौरा रहा और क्या कुछ दौरे में रहा, क्या जायजा यहां पर राज्यपाल ने लिया, विधानसभा अध्यक्ष भी साथ में मौजूद रहे? जी देखिए, जब से ये प्राकृतिक आपदा रविवार से तो जब ये आपदा ये आई है इस क्षेत्र में, इसके बाद से ही नेताओं का जमावड़ा निरंतर जमा रहा है और आज उत्तराखंड की महामहिम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल दोनों ही पीड़ित क्षेत्र पहुंचे हैं। पीड़ित क्षेत्र पहुंच करके पीड़ितों से बातचीत भी की है, उनको दिलासा दिया है और जायजा लिया है इस पूरे क्षेत्र का, इस पूरे प्रकरण को समझा है उन्होंने नजदीक से। और फिलहाल वो अभी जायजा ले ही रहे हैं, घूम रहे हैं इर्द गिर्द क्षेत्रों के, पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं क्षेत्रों को, लोगों की परेशानियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और लोग भी निरंतर महामहिम राज्यपाल से और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से गुहारें लगा रहे हैं, जी रो रहे हैं विगत करके कि हमारे परिवार के लोग अंदर फंसे हुए हैं, जिस टनल में लोग फंसे हुए हैं, उस लोगों के फंसे होने की जो आशंका है उस पर लोगों को ज्यादा रोष है कि अभी तक 4 दिनों से उस टनल के अंदर से लोगों को नहीं निकाला गया। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो निरंतर जारी है, पर कहीं ना कहीं लोगों में एक परेशानी का माहौल इस वक्त बना। जी अभिषेक, इसके अलावा कितनी देर और रुकेंगे राज्यपाल वहां पर? जी देखिए, बताया जा रहा है कि राज्यपाल अभी 2 बजे तक फिलहाल क्षेत्र में रहेंगी, जिसके बाद 2 बजे जोशीमठ सेना के हेलीपैड से राज्यपाल देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके बाद राज्यपाल अपने आगे के कार्यक्रम जो है वो करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना की चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा लगातार जोशीमठ और नीति घाटी में रेस्क्यू का जरूरी सामान तेजी से पहुंचाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार जोशीमठ में चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा मदद ली जा रही है, चिनूक हेलीकॉप्टर की, जहां बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा यहां सामान पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि 96 घंटे होने को है, लेकिन अभी तक तपोवन टनल का काम खत्म नहीं हो पाया है, लगातार रेस्क्यू जारी है। वहीं उत्तराखंड का सबसे बड़ा रेस्क्यू, जिसमें आईटीबीपी, भारतीय सेना, वायुसेना ने भी और एनडीआरएफ, हर कोई जी जान से जुटा हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन में। वायुसेना द्वारा लगातार चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार जोशीमठ सेना के हेलीपैड में रेस्ट संबंधित सामान पहुंचाया जा रहा है। वहीं यहां से आगे भारत चीन सीमा पर भी चिनूक के द्वारा जरूरी सामान पहुंचाने का काम लगातार जारी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा। उत्तराखंड के चमोली में मौत के सैलाब से खुद को बचाने की कोशिश करते लोगों का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिंदगी देने वाली कुदरत इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। चमोली आपदा का खौफनाक मंजर, त्रासदी का दर्दनाक वीडियो वायरल, दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने, जिंदगी को रौंदता दिखा मौत का सैलाब,
देखते ही देखते काल के काल में समाये लोग। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का क्रूर तांडव अभी तक सबकी आंखों के सामने तैर रहा है। ग्लेशियर टूटने से आई त्रासदी ने हर किसी के दिल में दहशत बैठा दी है। इस बीच आपदा के वक्त का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, रूह कपा देने वाला ये खौफनाक मंजर है तपोवन में स्थित डैम का, जहां करीब 8 से 10 लोग मौजूद थे। सामने से मौत को करीब आता देख लोग सहम गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार मच गई। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक झटके में मौत का सैलाब उन्हें अपने साथ बहा कर ले गया और देखते ही देखते सभी लोग मौत के मुंह में समा गए। यह खतरनाक वीडियो मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो बनाने वाले लोग भी जब मौत के इस तांडव को देख रहे थे, उनका दर्द भी चीखों में तब्दील हो रहा था। मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो, सिर से आसमान हट गया हो। लोग सिहर उठे क्योंकि पहली बार वो मौत को इतने करीब से देख रहे थे। हादसे में अब भी 206 लोग लापता। बिजली परियोजना की सुरंग में फंसे हैं मजदूर। करीब 25-35 मजदूरों को निकालने की कवायद जारी। 125 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। राज्य सरकार 4 और केंद्र सरकार 2 लाख रुपए की सहयोग राशि देगी। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य लगातार कर रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले की ऋषिगंगा में रविवार को आई जल प्रलय ने भारी तबाही मचाई थी। वहीं मंगलवार को रैणी गांव स्थित ऋषिगंगा परियोजना की साइट से 4 और शव मिले। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 32 तक पहुंच गई है। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, तो दूसरी तरफ सड़क से संसद तक देवभूमि में आई आपदा पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। फिलहाल स्थितियों को देखते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार व्यवस्था को बनाने में दिन रात लगी हुई है। संबंधित पीड़ित परिवार के साथ शासन प्रशासन लगातार संपर्क में है और दुख की इस घड़ी में सबको मिलकर हौसला बनाए रखने की जरूरत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चमोली जिले में आई आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह देहरादून वापस लौटे, जहां उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में सरकार से आपदा में निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया। प्रीतम सिंह ने कहा कि इस मसले पर राजनीति करना हमारी मंशा नहीं है, लेकिन सरकार ने चमोली में कोई व्यवस्थाएं नहीं की है। मृतकों और लापता लोगों के आंकड़े जो सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं वो विरोधाभासी है। पीड़ित लोगों के परिजन वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई तैयारी नहीं है। हालात इतने बुरे हैं कि ठंड के मौसम में अलाव की व्यवस्था तक सरकार ने नहीं की है। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि इस बात पर उन्हें गर्व है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 2 जगह पर शिविर लगाए हैं, जिसमें सभी को पीड़ितों से लेकर उनके परिजन और जवानों को संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खबर देहरादून से है। कांग्रेस मुख्यालय में शुरू हुई चार्जशीट कमेटी की बैठक। बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये बैठक जारी है और त्रिवेंद्र सिंह रावत की खामियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया जाएगा। चार्जशीट में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा और ये चार्जशीट तैयार की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। चार्जशीट तैयार करने के बाद कांग्रेस राज्यपाल को चार्जशीट सौंपेगी और राज्यपाल के साथ ही राष्ट्रपति को भी चार्जशीट कांग्रेस सौंपेगी। तो बैठक लगातार जारी है, जिसमें मंथन किया जा रहा है, मुद्दों को उठाया जा रहा है। उन मुद्दों को चयनित कर, जैसे महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस एक आरोप पत्र तैयार कर रही है। इस आरोप पत्र को कांग्रेस राष्ट्रपति को सौंपेगी।
तो कांग्रेस मुख्यालय में चार्जशीट कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तरकाशी के मोरी में आयोजित कार्यक्रम के बाद सड़क मार्ग से हनौल पहुंचे, जहां उन्होंने महासू देवता मंदिर में मत्था टेका और पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा में मृत लोगों की आत्मा की शांति और लापता लोगों के सकुशल मिलने की प्रार्थना भी की। मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगी तहसील त्यूड़ी के लिए प्रस्थान किया। और उत्तरकाशी के बाद हनौल और उसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत त्यूड़ी पहुंचे, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नवनिर्मित महाविद्यालय भवन और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा परियोजना के तहत कंप्यूटर प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। नवनिर्मित महाविद्यालय भवन बता दें कि 711.21 लाख और कंप्यूटर प्रयोगशाला 201.99 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए हैं। इस दौरान उच्च शिक्षा सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, उत्तराखंड जनजाति आयोग के अध्यक्ष मूरतराम शर्मा, जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे। वन मुख्यालय देहरादून में वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ कई मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में वन प्रमुख राजीव भरतरी समेत बाकी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक समापन के बाद वन मंत्री ने बताया कि वनाग्नि को रोकने के लिए अब साल भर फायर सीजन चलाया जाएगा। संरक्षित वन क्षेत्र में वनाग्नि की रोकथाम को 9.64 करोड़ का बजट देने का फैसला लिया गया है। सिविल स्वयं और वन पंचायत में वनाग्नि की रोकथाम को 3 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया है। तय किया गया है कि वनाग्नि के मामलों में ग्रामीणों का भी सहयोग लिया जाएगा। जो रेणी गांव और ऋषिगंगा पे जो आपदा आई है, उसमें गौरा देवी के जिसने पूरे देश और दुनिया को चिपको आंदोलन और का संदेश दिया है, जंगल बचाओ का संदेश दिया है, पेड़ बचाओ का संदेश दिया है, तो वन विभाग विशेष करके उस वन पंचायत के माध्यम से वहां के लोगों के विकास के लिए अलग से कार्य योजना बनाएगा और हम उसको पूरी तरह अलग से एक तरह से इस काम में वहां के लोगों की आजीविका को कैसे अब आगे बढ़ाना है, उसके लिए पूरी एक कार्य योजना उन गांवों के लिए वन विभाग अलग से बनाएगा। और वहीं उधम सिंह नगर के कुछ गांवों में ऐसे पोस्टर बैनर दिखाई दे रहे हैं जिससे बीजेपी नेताओं की नींद उड़ी हुई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कृषि कानून पर किसानों का समर्थन करे या सरकार का। काशीपुर क्षेत्र के बघेलावाला गांव और बाजपुर तहसील के 2 गांव शिवपुरी और बांसखेड़ा में किसानों ने किसान विरोधी कानूनों का समर्थन करने वाले नेताओं की गांवों में एंट्री को पूरे तरीके से बैन कर दिया है। बीती 5 जनवरी को ही ग्राम बांसखेड़ा के विजय नगलिया में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का किसानों ने जबरदस्त विरोध किया था। ग्रामीणों का आरोप था कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे लगातार किसान विरोधी कानूनों का समर्थन कर किसानों का विरोध कर रहे हैं, जहां पर किसान विरोधी बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को चेतावनी देते हुए पोस्टर, बैनर और होर्डिंग ग्रामीणों ने लगा दिए हैं। किसान में मजबूत देहरादून नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए तैयारी तेज कर दी है और इसी के तहत निगम ने सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग लाने के लिए शहर में बैनर और पोस्टर लगाकर लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। वहीं सर्वेक्षण के लिए निगम की ओर से दून वासियों से फीडबैक देने की अपील भी की जा रही है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने अब तक बताया कि अब तक 78,000 लोग फीडबैक दे चुके हैं। लोग स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ऐप और टोल फ्री नंबर पर अपना फीडबैक दे रहे हैं। ये फीडबैक 31 मार्च तक लिया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण इस बार मार्च के महीने में होगा, लेकिन सिटीजन फीडबैक अभी से शुरू हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रभावित गौचर के काश्तकारों और रेलवे विकास निगम के अधिकारियों की उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग ने बैठक ली। बैठक में मौजूद काश्तकारों ने रेलवे विकास निगम पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि काश्तकारों ने रेलवे को जमीन दी है, जिससे उनके आगे अब रोजगार का संकट पैदा हो गया है, जिस पर रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि अनुभव के आधार पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अधिकारी कैमरे पर इस मामले पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए।
उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश कहा जाता है। पर्यटन से जुड़े कारोबार से ही उत्तराखंड के ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी चलती है। पर्यटन के बिना उत्तराखंड के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन इसे उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों की बदकिस्मती ही समझिए कि पिछले 9 साल से सबसे ज्यादा मार उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय पर ही पड़ी है। और पहले 2013 की आपदा में पर्यटन व्यवसाय तबाह हुआ, फिर कोरोना काल में लगे लॉकडाउन ने पर्यटन व्यवसाय की कमर तोड़ दी और अब चमोली में हुई आपदा ने पर्यटन व्यवसाय को खतरे में डाल दिया है। कोरोना के बाद देवभूमि में आपदा की मार, पीड़ितों के आक्रोश से घिरी उत्तराखंड सरकार। देवभूमि में आपदा से पर्यटक भी गए सिहर। सरकार कैसे दूर करेगी पर्यटकों का डर? ये गुस्सा उन पीड़ित परिवारों का है जिन्होंने आपदा में अपनों को खोया है। इनमें कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके दिलों में अपने किसी के वापस आने की उम्मीद अभी भी बरकरार है, लेकिन शायद बदइंतजामी ने इन बेबस लोगों के सब्र के बांध को तोड़ दिया है और नारेबाजी करने के लिए इन्हें मजबूर कर दिया है। गौरतलब है कि पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड पर मुसीबत का एक और पहाड़ टूट पड़ा है। चमोली में आई आपदा ने पर्यटन प्रदेश के पर्यटन उद्योग को खतरे में डाल दिया है। आपदा के बाद सैलानियों में डर बैठा हुआ है। प्रदेश के कई स्थानों पर सैलानियों ने होटल और रिजॉर्ट्स की बुकिंग कैंसिल करा दी है। जोशीमठ के पास मौजूद औली में स्नो स्कीइंग के लिए पहुंचने वाले सैलानी भी सहमे हुए हैं। पर्यटकों को डर सताने लगा है कि कहीं वो उत्तराखंड में ज्यादा दिनों तक फंसे न रह जाएं या फिर सफर के दौरान भूस्खलन होने से आपदा का शिकार न बन जाएं। दरअसल सैलानियों के मन में ये डर अचानक ही नहीं बैठा है। चमोली में आई आपदा ने सैलानियों को डरा दिया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग के बंद होने से पर्यटक सहमे रहे। भूस्खलन की वजह से निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड भी अवरुद्ध हो रहा है, जिसकी वजह से सैलानियों को डर सता रहा है। पर्यटकों के डर ने सरकार की बेचैनी भी बढ़ा दी है, जिसके बाद सैलानियों के डर को दूर करने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज एक्शन में आ गए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सोशल मीडिया के जरिए सैलानियों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया। साथ ही सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश देने के लिए गंगा में फिर से राफ्टिंग शुरू करा दी गई। बीजेपी संगठन भी सरकार के साथ मजबूती से खड़ा हो गया। पहले भी घटनाएं होती हैं, चली आ रही हैं, आज भी जो है भविष्य में होती चली आएंगी। जो दैवीय आपदा है, इससे मनुष्य इसके आगे लाचार होता है। देश के पर्यटकों को और जो धर्माटन करने के लिए इस प्रदेश में आ रहे हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता भी देना चाहता हूं कि ऐसी कुछ भी डरने की बात नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने जिस प्रकार से पूरा डिजास्टर किया, ये काबिले तारीफ है। गौरतलब है कि साल 2013 में आई आपदा ने भी उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को तहस नहस कर दिया था। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन ने उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ के रख दी थी। कोरोना की मार से होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पूरी तरह से पटरी से उतर गया था। हजारों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा था और अब चमोली में आई आपदा ने भी देवभूमि के पर्यटन उद्योग को खतरे में डाल दिया है। आपदा के बाद सैलानियों में बैठे डर से स्थानीय व्यापारी भी सदमे में आ गए हैं और उधर सियासतदानों की बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कोई पैसा सरकार द्वारा जो पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायी हैं उनको नहीं दिया गया और उनकी हालत बद से बदतर होती गई। और जब पर्यटन का व्यवसाय थोड़ा पटरी पर आया या चार धाम यात्रा भविष्य में संचालित होने की संभावनाएं हुई, तो जो घटना घटित हुई, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उसका एक प्रभाव जो है पर्यटन पर भी पड़ेगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके इस चैनल हिंदी खबर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से पर्यटन से जुड़े हुए लोगों की पीड़ा को उजागर किया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। निश्चित तौर पर जैसा कि आप लोगों ने कहा भी है, संभव भी कि आपदा के बाद सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कोई क्षेत्र हुआ है तो वह है पर्यटन व्यवसाय, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो आपदा का समय हो। और इस समय जो है पर्यटन से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति बहुत हताशा और निराशा के माहौल में जी रहा है। अब सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड सरकार सैलानियों के मन में बैठे इस डर को दूर कर पाएगी?
क्या पर्यटन उद्योग को आपदा के बाद पड़ रही मार से बचा पाएगी या फिर उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग आपदा के इस दलदल में धंसता ही चला जाएगा? देहरादून से अंकित काला और चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चले इसी के साथ उत्तराखंड में इतना ही, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। और इसी के साथ एक जानकारी आपको देते चले कि आप खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप www.hindikhabar.com पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।